कल कैल्शियम चैप्टर शुरू हुआ था जो 28वां है, उसमें कैल्शियम भी देखो क्रियाशील होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। किसके रूप में? कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, फ्लोराइड के रूप में और फास्फेट के रूप में। कार्बोनेट के रूप में चूने का पत्थर है, डोलोमाइट है, संगमरमर है, आइसलैंड स्पार है, चाक है, ये सब होते हैं। और सल्फेट में जिप्सम आता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। फ्लोराइड में फ्लोरेस्पार आता है और फ्लोरेपेटाइट आता है। कल एक और सूत्र बताया था अलग से क्रायोलाइट का, Na3Al(F6) बताया। फास्फेट में कौन आएगा? फास्फोराइट है। जानवरों के जो समुद्री जानवर होते हैं, खोल जो होते हैं, खोल कवर, मूंगा है, सीपी है, मूंगा है, ये सब काहे बने होते हैं? कैल्शियम के ही बने होते हैं। और हमारे शरीर के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, पौधों के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम बनाया कैसे जाता है या प्राप्त कैसे किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड है ना, कि मिश्रण का विद्युत अपघटन करके बनाया जाता है, इसको निकाला जाता है। और कैल्शियम एक सफेद चांदी जैसी धातु होती है, ये भी सफेद आधा, जिसमें धातु के समस्त गुण विद्यमान होते हैं। इसको अगर जल में घोल दिया जाए या कहेंगे नमी पा जाए तो ये बुझे चूने में चेंज हो जाती है। इसके अलावा अगर ये कार्बन के साथ क्रिया करता है तो कार्बाइड देता है, कैल्शियम कार्बाइड। नाइट्रोजन के साथ कराता है तो नाइट्राइड देता है। वायु में ये जलता है और CO2 देता है। हाइड्रोजन के साथ में क्या देता है? हाइड्राइड देता है। उपयोग काहे में होंगे? ये किसका मस्ट उपयोग है? वो अल्कोहल में जल की परसेंटेज, जल की उपस्थिति को कम करना, या हम कह सकते हैं अल्कोहल में जल को अवशोषित करना। ठीक है। और क्या होगा? धातु की जो ढली हुई वस्तुएं होती हैं उनमें कभी कभी वायु और बबुल्स आ जाते हैं, उनको दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों में जो वायु, हम कह सकते हैं कि अक्रिय वातावरण बनाने के लिए कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। या कह सकते हैं अक्रिय गैसों में अगर वायु है तो वायु को अलग करने के लिए कैल्शियम का उपयोग करते हैं। अब आता है कैल्शियम के यौगिक, उसमें शुष्क चूना आता है सबसे पहले। कौन सा आता है? शुष्क चूना। या बिना बुझा चूना, ये तो होगा भैया। रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। और अणुसूत्र क्या होगा? CaO। बेटा बंध का प्रकार क्या होगा? वैद्युत संयोजी। देखिए हमने बताया था, कल ही बताया है, Na है, K है, Ca है और Mg। ज्यादातर ये मिल जाते हैं। ये अगर पहले परमाणु के रूप में जुड़े हुए हैं तो वहां पर कौन सा बंध होगा? वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी बंध बनाते कैसे हैं? जैसे एक भट्टी होती है, बताते हैं। ऐसे एक भट्टी होती है, उसमें कुछ इतना भाग खुला हुआ होता है। यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, जो
चूना पत्थर है उसको तोड़कर पहले क्या भर दिया जाता है, कोयला भर दिया जाता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर चूना पत्थर भर दिया जाता है, फिर कोयला भर दिया जाता है, फिर चूना पत्थर भर दिया जाता है, ऐसे परतें बना दी जाती हैं भट्टी, और उसमें क्या होती है, आग लगा दी जाती है। कोयला जलता है और कोयला जलकर चूना पत्थर को शुष्क चूने में परिवर्तित कर देता है। तो चूने पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। इसको अगर गर्म करेंगे तब क्या बनेगा, CaO बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये क्या है, इसका टेम्परेचर देखो दिया गया है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और कहा जाता है कि ये अपक्रिया जो है एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ठीक है, कौन सी अपक्रिया है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। और इसमें देखिए इसके गुणों की बात करते हैं, चूना किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। अगर इस चूने को शुष्क चूने को पानी में डाल दें तो तैरता रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं, तर अंदर ठोस होता है। और इसी शुष्क चूने को हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला में गर्म करने पर यह गलता नहीं है, गलेगा नहीं। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो ज्वाला है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की जो ज्वाला है, उसमें अगर इसको गर्म करें तो ये गलेगा नहीं और एक तेज प्रकाश देगा। उस प्रकाश को हम क्या कहेंगे, चूना प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, चूना प्रकाश कहेंगे। तो चूना सफेद रंग का सरंध्र क्या होता है, ठोस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला में गर्म करने पर यह क्या है, गलता नहीं है और तेज प्रकाश देता है। इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं, चूना प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना प्रकाश में कहते हैं। अब शुष्क चूने पर अगर हम जल डालें तो एक सी की आवाज़ आती है, आती कि नहीं आती, सी की आवाज़ आती है और बहुत उष्मा निकलती है, धुआं निकलता है, फपकने लगता है, देखा होगा तुमने। और फिर धीरे धीरे किसमें शुष्क चूना किसमें टूट जाता है, महीन चूर्ण में चेंज हो जाता है। इसमें जो चेंज हो जाता है तो क्या होगा, जैसे ये तुम्हारा है CaO प्राप्त हुआ है, शुष्क चूना है। इसमें अगर हम जल डाल दें तो जल डाल देंगे तो ये देखिए ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो CaOH का होल्ड है, जिसे क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना कहेंगे। और बुझा चूना कैसा हो सकता है, पाउडर के रूप में भी हो सकता है, जल के रूप में भी हो सकता है ना। इसकी मेरे पास ही है, मेरे पास। फिर है चूने और जल के गाढ़े मिश्रण को हम क्या कहते हैं, दूधिया चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, दूधिया चूना कहते हैं। और चूने को जल में घोलकर फिल्टर करने से प्राप्त हुए पानी को क्या कहते हैं, चूने का जल कहा जाता है। ठीक है, और रासायनिक दृष्टि से दोनों क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब चूना है, चूने में जल डाल दें और एक गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लें तो दूधिया चूना कहलाता है। और उस मिश्रण में थोड़ा पानी और डालकर उसे क्या करें, फिल्टर कर लें तो जो पानी बचता है वो क्या कहलाता है, चूने का जल कहलाता है, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, और इसी बुझे चूने में अगर हम क्लोरीन गैस, ये बुझा चूना प्राप्त हुआ है, इसमें अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें तो ये हल्के पीले रंग का हो जाएगा। और क्या कहला, अभी नहीं बताना है तो पीछे नहीं, इसी में ठीक है। ये बुझा चूना है, CaOH का होल्ड जो है, इस पर अगर हम क्लोरीन प्रवाहित कर दें, ठीक है भैया, तो क्लोरीन जब प्रवाहित कर देंगे तो बन जाएगा CaOCl2 और प्लस का निकल जाएगा H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भैया, H2O निकल जाएगा। तो बुझे चूने में से क्लोरीन गुजारने से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। कौन बनाता है, बुझा चूना। बुझा चूना जो है वो बुझे चूने पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे, एक साथ ही दोनों चीज़ें दे दी गई हैं, बुझा चूना और शुष्क चूना दोनों एक साथ दे दिए गए हैं। इसमें अगर CO2 प्रवाहित कर देंगे तो यहाँ से बेटा जल निकल जाएगा। तो जल निकल गया
ये ऑक्सीजन यहाँ इससे जुड़ गई, तो ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई तो क्या बन जाएगा CaCO3 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस लिख रहे हैं, इसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ से जल निकलेगा और ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी, तब क्या बनेगा CaS कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड और ये कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो। तो देखिए सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो शुष्क चूना प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? शुष्क चूना प्राप्त होता है। और क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर शुष्क चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो हमें कह सकते हैं ये रिएक्शन कैसी है? उत्क्रमणीय क्रिया है। उत्क्रमणीय मतलब अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक बन जाएगा। ठीक है भैया। फिर गुणों में आ रहे थे, गुणों पर क्या था? ये सरल, जब ये शुष्क चूना बनता है, पत्थर तो भारी होता है, जल में डूब जाता है, लेकिन जब ये शुष्क चूना बन जाता है तो ये क्या होता है, जल में अगर इसको डाला जाए तो ये तैरने लगता है। कारण होता है कि वो सरंध्र होता है, मतलब उससे छिद्र होते हैं, सरंध्र होता है, इसके कारण तैरने लगता है। अगर इसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज्वाला के साथ जलाया जाए तो तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? चूना प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना प्रकाश कहते हैं। और चूना को जल में अगर हम डुबोते हैं तो थोड़ा सा आवाज आती है, ऊष्मा निकलती है, उसके बाद पाउडर के रूप में चेंज हो जाता है। अगर उस पाउडर को जल में हम डुबो देते हैं तो गाढ़ा समुद्र प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दूधिया चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? दूधिया चूना कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं? दूधिया चूने में दूधिया चूना, अब वो दूधिया चूने में थोड़ा जल और मिला लेते हैं और इसको फिल्टर कर देते हैं। जो जल प्राप्त होता है वो कहलाता है लाइम वाटर। क्या कहलाता है भैया? लाइम वाटर, जिसे कहते हैं चूने का जल। चूना जल या चूने का जल एक ही होगा, चूना जल हो गया। अब आते हैं गुणों पर आता है। सबसे पहले कि अगर ये शुष्क चूना है, उसमें जल प्रवाहित कर दिया जाए तो बुझा चूना हो जाएगा, जिसका सूत्र हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अब बुझे चूने की बात आ रही है। बुझे चूने पर अगर क्लोरीन प्रोवाइड कर दें तो चूना कैसा हो जाएगा? हल्के पीले रंग का हो जाएगा, जैसे दीवार में ऐसा हो जाएगा। और वो कहलाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहलाएगा? ब्लीचिंग पाउडर कहलाएगा। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। फिर क्या है? ये देखिए बुझा चूना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे तो जल निकल जाएगा, बचा कितना? CaCO3 बचा ना। और यहाँ से जल निकल गया तो CaSO2 प्राप्त होता है, क्या बचा? CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त हुआ। और जो शुष्क चूना है, शुष्क चूने पर अगर हम एक अम्ल प्रवाहित कर दें, तो देखो इसकी +2 होती है, इसकी -2, इसकी +1, इसकी -2। ये तो होगा, तो इसका +2 और इसकी -1 क्या बन जाएगा? प्लस और माइनस Cl2। साथ में क्या बनेगा? H2O। हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 2। ये तो बनेगा। बाकी उपयोग तो जान ही रहे होंगे, चाहे वो शुष्क चूना हो और चाहे बुझा चूना हो, उपयोग जानते होंगे। देखिए कांच, सीमेंट तुमने देखा होगा, जो सीमेंट में वर्क करते हैं श्रमिक, जो लीटर वगैरह पड़ता है तो उनके पैर कट जाया करते हैं, वो इसी की देन होती है, शुष्क चूने के कारण ही होता है। तो सीमेंट, कांच जो होता है उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चूना प्रकाश तो बहुत हल्के रेयर गैस में होगा। दूसरा है अल्कोहल।
अल्कोहल में जल की परसेंटेज को कम करने के लिए, जल को सोखने के लिए, गैसों में नमी को सोखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में जल की नमी होती है, उसको सोखने के लिए इसी का उपयोग करते हैं, है ना। और अमोनिया और सोडा लाइम तैयार करने में भी इसका उपयोग होता है। जो भट्टियाँ बनाई जाती हैं, विद्युत भट्टियाँ, उनमें किनारे लेयर बनती हैं, कवरिंग, मोटापा, जैसे लोग मिट्टी का बना देते हैं अपने यहाँ, जो रोटियाँ वोटियाँ बनती ना उसमें, तो उसमें मिट्टी बना देते हैं। वहाँ पर जो भट्टियाँ, विद्युत भट्टियाँ बनती हैं, उनमें जो लेयर लगाई जाती है वो चूने की लगती है, इसी की। और चीनी स्पेशल, अभी आप जान रहे होंगे जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था, उसमें चीनी मिलों पर संकट आ गया था कि भाई चलो ठीक, चीनी मिल तुम चलाते रहेंगे, लेकिन पत्थर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जब पत्थर मिलेगा तभी तुम चीनी बना पाएंगे। तो पत्थर से हमको क्या बनाएंगे, चूना, चूने से क्या चीनी साफ करेंगे। तो फिर सरकार ने अनुमति दी कि चूना राजस्थान से मंगाया जाए, उसको परमिशन दी गई। ट्रक जाते थे आराम से, विदाउट नो टेंशन चले आते थे। और उसके अलावा प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है। कुछ लोग चूने का उपयोग भी करते हैं, कत्था चूना, पान, उसमें भी उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। अब रह गया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अभी हम पढ़ा ही चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर जो है कठियावाड़ और जबलपुर में मिलता है। कठियावाड़ ये राजस्थान के एरियाएं हैं, और संगमरमर जो है राजस्थान और जबलपुर के निकट पाया जाता है। आइसलैंड स्पार, डोलोमाइट और समुद्री जानवरों के खोल में भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। बनाते कैसे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, भाई शुष्क चूना है, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट जैसे है उसका जलीय विलयन तो भूलेगा ही नहीं कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन जल में क्या होता है, मिश्रित हो सकता है थोड़ी देर के लिए। उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रवाहित करें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब बन जाता है तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। और दूधिया के कारण वहाँ पर जो होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है जल में घुलनशील होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए होता है ये। तो एक टेम्परेरी चैप्टर ये है। इनमें बहुत रेयर केस में जैसे पूछा जाता है डोलोमाइट का सूत्र वगैरह है, सूत्र ही पूछ ले जाते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है। अभी आपको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इनके सूत्र जान ही रहे हो। जिप्सम का सूत्र मालूम है 2CSO4 × 2H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 × 12H2O है ना। तो यही कैल्शियम कार्बोनेट के जो रूप होते हैं कि कौन कौन से नामों के कैल्शियम कार्बोनेट में विलय किया गया है, तो ये ध्यान रखना इनका, बाकी कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट यहाँ से। अब आता है लोहा में इम्पॉर्टेंट है। जो पंतनगर का पेपर हमने राष्ट्रीय देखा था एक, उसमें इसका बहुत अधिक दिया गया था लोहे के बारे में, कि सिडेराइट का सूत्र पूछ रहे थे वो, हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का, है ना, लिमोनाइट का। तो लोहा भी क्रियाशील धातु है। अगर क्रियाशील धातु ना होती तो लोहे पर जंग नहीं लगती। तुमने देखा लोहा बाहर अगर पड़ा रहा, काफी दिनों तक पड़ा रहा हो, तो उस पर क्या होता है कि वो नमी और वायु से क्रिया कर लेता है, उस पर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। उस भूरे रंग की परत को जानते क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। जंग। और जब जंग लग जाती लोहे में है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि अगर लोहे पर जंग लग जाए तो लोहे के भार में कमी होगी कि वृद्धि होगी? वृद्धि हो जाती है।
अच्छा, जैसे मान लीजिए हम लोग दिमाग वहाँ पर लगाते हैं कि 6, अगर 6 हो जाएगा, 6 मतलब क्या नष्ट हो जाएगा, तो सोचते हैं कि 6 हो रहा है तो उसकी कमी हो जाएगी। कमी नहीं होती, उसके वजन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। पहले वो Fe2O3 होता है, और फिर क्या बन जाता है Fe2O3 इंटू XH2O, क्योंकि उस पर नमी आ जाती है और फिर चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कौन सी क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रिया होती है। अगर लोहे पर जंग लग गई तो उसके संक्षारण को रोका जा सकता है, थोड़े समय के लिए बचाया जा सकता है पालिश करते हुए, लेकिन कंप्लीट नहीं वो चेंज हो सकता है, वो क्रिया चलती ही रहेगी। ये अगर शुरू हो गई तो इसमें बेटा लोहा भी एक क्रियाशील धातु है। ये बहुत कम, अब बहुत कम कह सकते हैं कि मुक्त अवस्था में मिलता है। सब क्रियाशील धातु है, इसलिए संयुक्त अवस्था में मिलेगा, मिश्र धातु के रूप में मिलेगा। इसमें विशेषकर निकिल जो होती है धातु, जिसका 1 रुपये का सिक्का तुमने देखा होगा, मोस्ट ऑफ ऑल उसी बना होता है, उसमें 3 से 8% निकिल होती है। और संयुक्त अवस्था में कितने अयस्क होते हैं, इसका अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से अयस्क हैं? कितने मिनट हो गए? 21 मिनट हो गए। 21 हो गए, रुक जाओ। 40 मिनट और अपना लीड लिया है वो चेक करा दो। देखो पहला होगा हेमेटाइट, Fe2O3। दूसरा होगा मैग्नेटाइट, Fe3O4। लिमोनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमोनाइट लगता ही नहीं है एस होगा। हेमेटाइट का से नजदीक आ रहा है ना, तो इसका होता है Fe2O3 इंटू 3H2। और ये चौथा सिडेराइट, सिडेराइट भी कहते हैं, सिडराइट भी है, FeCO3। ये चारों आपको सोते जागते जिस समय पूछे जाए तैयार होने चाहिए। उसके अलावा भी बहुत अधिक हैं, जैसे आयरन पायरेटीज है, FeH2 है, वो भी होता है, उनको नहीं लिखा है। 4 ये इंपॉर्टेंट हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। देखिए अभी कुछ समय पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे यहाँ के शायद मंत्री जी थे, जितिन प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि हम लोहे का कारखाना लगाएंगे यहाँ कहीं। उसका शिलान्यास भी उन्होंने कराया था, लेकिन वो जानते ठंडे अवस्थे में क्यों पड़ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, देश नहीं प्रदेश है। और यहाँ पर एक खनिज होते ही नहीं, कच्चा लोहा निकलता ही नहीं है, तो कच्चा लोहा लाने में उड़ीसा से, भोपाल से, ये तुम्हारे लाने में काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी खर्चा आएगा, तो काफ़ी महंगा बजट होता, इसलिए इसको रोक दिया गया। तो भारत में हेमेटाइट जो था, हेमेटाइट के रूप में लोहा मयूरभंज, सिंहभूम और मैसूर में बहुत मिलता। इसके अलावा इसके जब आज़ाद हुआ इंडिया तो अनेक देशों ने कारखाने स्थापित किए यहाँ पर। तो भिलाई, आप जान रहे, भिलाई बहुत फेमस था, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 की जो किताबें होती थी सामाजिक विज्ञान की, उनमें चैप्टर हैं। तो ये सबसे पहले कारखाने लगाए गए, कहीं इटली से लगा, कहीं रूस ने लगाया, कहीं फ्रांस ने लगाया, ऐसे लगते रहे। तो लोहा इस्पात तैयार करने के कारखाने देखो, आसनसोल, जमशेदपुर, भद्रावली, भिलाई तो काफ़ी फेमस है, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला इनमें है।
और लगातार कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जाता रहा है। लोहा अगर देखा जाए तो व्यापारिक रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा बेटा डेगचून जिसे कहते हैं, डेगचून जान रहे हो? हाँ। क्या होता है उसमें चोट मारते हैं तो वो आसमान खंडों में टूट जाती है। उसमें वेल्डन करना संभव नहीं होता। अगर वेल्डिंग हो भी जाती है तो वो अस्थायी होती है, स्थायी वेल्डिंग नहीं होती है। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 4.5% तक होती है। कितनी होती है? 2 से 4.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा होने के कारण ही ये भंगुर हो जाता है। भंगुर वर्ड से वाकिफ हो, मतलब चोट पहुंचाए तो छोटे बड़े खंडों में विभाजित हो जाए। और आघात वर्धनीयता का मतलब कारण होता है कि चोट पहुंचाए तो क्षेत्रफल में वो बढ़े। ठीक है, हाँ। तो ये कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है। तुमने देखे होंगे जो पुराने छोटे पनरिया वाले नल, वो पूरे डेगचून के ही होते हैं ना। गटर के पाइप, गटर के ढक्कन जो होते हैं, और चारा खदने वाली मशीनें है ना, स्टोव, ये सब होते हैं, बर्नर वगैरह। तो इनके क्या है, इनमें देखो सबसे पहली बात परसेंटेज पूछी जाती है। ढलवा लोहे में परसेंटेज कितनी होती है कार्बन की? 2 से 4.5 तुम्हारे में दी गई तो इतनी याद रखो। बाकी हम तो 2 से 4 ही बताएंगे। हाँ, तो 4 भी सही है, लेकिन 4.5 तुम्हारे में पहला तो सही 4.5 ही है। और इसे क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद सांचों में भर देते हैं। विशेषता इसकी होती है कि ये ठंडा होने पर फैलता नहीं है। ठीक है, और इससे बनाया क्या जाता है, देखो पुर्जे भी बनते हैं, मशीनों के पुर्जे, गरारी वगैरह भी डेगचून की होती हैं। मशीनों के पुर्जे हैं, रिटार्ड, मतलब रिटार्ड माने क्या होता है? भट्टियाँ, स्तंभ, नल, स्टोव, ये बनते हैं। लेकिन एक चीज है, ढलवा लोहा की विशेषता ये है कि इसमें जंग नहीं लगती है। जंग बहुत स्लोली लगती है, बहुत धीरे धीरे जंग का प्रकोप होता है। पिटवा लोहा क्या है? देखिए, ये पिटवा लोहा जो है सबसे बढ़िया लोहे कहलाता है, सबसे बढ़िया लोहा कहलाता है। ये लोहे का सबसे बढ़िया रूप है पिटवा लोहा। इसमें 0.2% के लगभग कार्बन होता है, और ये बहुत ही कह सकते हैं इसमें इलास्टिसिटी भी होती है, कह सकते हैं लघुष्ण और चरमल भी होते हैं। ये मतलब घूम जाता है लेकिन टूटता नहीं। पत्तियां तुमने देखी हैं, बड़ा मुश्किल में कटती हैं, घूम जाती हैं वही। और ये काफ़ी उच्च ताप पर पिघलता भी है। इसमें इसके बनाए क्या जाते हैं, तुमने देखा होगा कि फिर मूवियों में दिखाए जाते हैं कि वो एंकर होते हैं, उसमें रस्सी बांध के ऊपर फेंकते हैं, वो ऊपर छत पर फंस जाते, जाकर पिछड़ जाते हैं। वो एंकर, जंजीरें, बोल्ट, सलाखें, भट्टियों में सलाखें लगती मोटी मोटी, हाँ, वो सब इसी की बनती है। पिटवा लोहा बनता कैसे है? देखो, परावर्तनी भट्टी जो होती है, परावर्तनी भट्टी में हम लोहे का जो खुरचन होती है, लोहे की खुरचन, और जो पिटवा लोहा होता है, इसको भर देते हैं। आता है पिटवा लोहे से ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का निर्माण। तो ढलवा लोहा थोड़ा बहुत होता है और लोहे की खुरचन होती है, सब परावर्तनी भट्टी में भर देते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, ये सब लोहा पिघल जाता है। इतना टेम्परेचर ही होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब ये पिघल जाता है तब ये जो परावर्तनी भट्टी होती है, इसमें एक अस्तर लगा होता है मेटाइट का। तो वहां से जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्साइड का कार्य करने लगती है, और इसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वो ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं।
और जब निकल जाती हैं तो जो पिघला होता है उसका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो किसके, वो लुगदी के रूप में परावर्तनीय भट्टी में हो जाता है। लुगदी के रूप में जब हो जाता है तो उसमें क्या बना लेते हैं, भट्टियाँ, गेंदे बना लेते हैं भट्टी के अंदर ही, और उन गेंदों को क्या करते हैं, पीटते हैं, घस के पीटते हैं, तो जितनी अशुद्धियाँ और भी रह जाती हैं होती हैं वो क्या होती है, पीटने पर निकल जाती हैं, और उनकी हम क्या करते हैं, चादरें बना लेते हैं या कमानी बना लेते हैं, कमानी वगैरह बनती हैं। अब इस्पात आता है। इस्पात में क्या है, 0.2 से 2% तक कार्बन और मैंगनीज होती है। देखो ढलवा में 2 से 4.5% कार्बन, पिटवा में 0.2% कार्बन। अब जबकि इस्पात में 0.2 से 2% कार्बन और मैंगनीज होती है। इससे क्या बनाया जाता है, रेल की पटरियां बनाई जाती हैं, कार्टर बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं डॉक्टर वाले, कमानियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, चुंबक बनाई जाती है, और मशीनों के पुर्जे भी बनाए जाते हैं। सबसे बढ़िया रूप है ये, नहीं सबसे बढ़िया रूप तो पिटवा है, पिटवा सबसे बढ़िया रूप होता है। इस्पात जो है, इस्पात से भी इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अब लोहे के गुणों पर बात आती है, तो देखिए लोहे के अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का लोहा होता है, एक ढलवा होता है, एक पिटवा होता है, एक इस्पात होता है। तो शुद्ध लोहा जो है वो भी कैसा होगा, चांदी जैसा सफ़ेद होता है। जैसे तुमने बेलन देखे होंगे कोल्हू के, चलते हैं तो देखो वो सफ़ेद सफ़ेद निकल आते हैं। हाँ, पिटवा लोहा जिसका गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये नरम तन्य होता है, आघात वर्धनीय होता है और लघुष्ण होता है। इसमें वेल्डिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, पिटवा में की जा सकती है, की जा सकती है, क्योंकि इसमें कार्बन तो होते ही नहीं है, वेल्डिंग की जा सकती है। और जो इस्पात होता है, जो उसका टेम्परेचर 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो क्या होता है, पिटवा लोहा से काफ़ी समानता रखता है, मिलता जुलता है। और जो ढलवा लोहा है जिसका टेम्परेचर 1150 से 1250 होता है, इसमें जो है लोहे के कमी गुण मिलते हैं। ये ना तो तन्य होता है, तन्य मतलब ना तो इसके तार खींचे जा सकते हैं, ना तो ये क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकता है, और ना ही इसमें लघुष्णुता होती है, ठीक है। और इसमें वेल्डिंग भी करना मुश्किल होता है, तो बता ही चुके हैं। अब जंग कैसे लगती है, सबसे पहले रासायनिक गुणों पर आते हैं। तो जंग लगना, देखो जंग लोहा है, लोहे को अगर वायु में खुला छोड़ते हैं तो वायु में क्या होती, नमी भी होती है, ओस होती है ना, तो ये नमी और वायु से क्रिया करके एक भूरे रंग की परत चढ़ा लेता है, जिसे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। और इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तुमने देखा होगा जितने लोहे के संयंत्र होते हैं उनमें समय समय पर पेंट की जाती है, इनेमल भी की जाती है। इनेमल भी कुछ होता हो, इनेमल आई मीन पेंट जैसा ही होता हो। तो पेंट की जाती है इसलिए क्योंकि इसकी संक्षारण क्षमता, संक्षारण किया जा सके, इसको बचाया जा सके। तो उसका सूत्र होता है, जंग लगने का सूत्र देख लेंगे यार, जंग लगना, तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3 × X(H2O), ये होता है जंग का सूत्र। अब ऑक्सीजन से क्रिया, देखिए ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो एक क्वेश्चन आता है, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है तुम्हारे में, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, लेकिन दिया नहीं गया किताब में कहीं पर भी गैल्वेनीकरण के बारे में। देखो बेटा, गैल्वेनीकरण क्या होता है बता रहा हूं।